मेरे चैनल एस डॉट रंजन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं समास के साथ आया हूँ। समास पढ़ाऊंगा आप लोगों को। एकदम धमाकेदार क्लास होगी आज की और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी। मैं कोशिश करूंगा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाऊं क्लास को। और आप लोगों ने मुझे और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और जितना लाइक कीजिएगा, जितना सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन से मुझे प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, तो अब हम जितने भी क्लास मैंने लिया है वो सब पर आप लोगों ने बहुत मुझे प्यार दिया और इस तरह से देते रहिए प्यार। और हम आगे चलते हैं नेक्स्ट समास की ओर, क्योंकि अभी समास आज समास में क्लास लूंगा। फिर नेक्स्ट उसके बाद आपको उपसर्ग, प्रत्यय, उसके बाद अलंकार, रस, सभी मैंने टॉपिक धीरे धीरे कंटेंट में लेते आऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले हम लोग समास की ओर। समास होता क्या है और समास कितने प्रकार के होते हैं। समास का मैं ट्रिक निकाला हूं, वो सब ट्रिक के द्वारा हम लोग समास को समझेंगे। पहले उस ट्रिक को समझे, पहले समास को समझेंगे, फिर समास का मतलब क्या होता है, ट्रिक का मतलब क्या होता है, उसको देखेंगे। चलिए एक नजर देखते हैं समास की ओर। समास समास का मतलब होता है कंपाउंड। कंपाउंड उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो एक कंपाउंड होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज का भी मतलब होता है कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर समास होता है, मैंने इट मींस कंपाउंड। अब कंपाउंड होता क्या है, समास होता क्या है, दो शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। उसके बाद जैसे दो माने क्या बनाए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, दो शब्दों के मेल से, मेल जो होता है वो नया शब्द बनता है, बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। जैसे रसोई प्लस घर, रसोई घर हो तो रसोई घर, रसोई के लिए घर, अब के जो आया रसोई के लिए घर आ गया। तो अब रसोई के लिए घर होता क्या है, रसोई क्या होता है और रसोई घर क्या होता है, रसोई क्या होता है, घर क्या होता है, वो आगे हम देखेंगे। पहले सत्य जो व्यवहार, सत्य व्यवहार, अच्छा है जो व्यवहार में, अच्छा है जो व्यवहार में, उसको हम लोग सत्य व्यवहार कहते हैं। उसके बाद कुछ समझने के लिए मैंने लिखा यहां पर, अब मैंने कहा था कि नेक्स्ट देखेंगे कि रसोई, मैंने यहां पर एग्जांपल दिया, उसको कैसे मैं डिस्क्राइब करेंगे समझ लीजिए अच्छे तरह से। रसोई जो हो गया ये पूर्व पद हो गया। ठीक है, उसके बाद घर क्या हो गया, उत्तम पद हो गया, मैंने पूर्व में पहले, पहले वाला, और उत्तम हो गया। उसके बाद जैसे हम लोग कहते हैं ये होता है पहला पद, इसको लिख देंगे पहला पद, पहला पद, और इसको कहेंगे हम लोग दूसरा पद, दूसरा पद। ठीक है, ये हो गया दूसरा पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद हो गया उत्तम पद, माने घर क्या हो गया, उत्तम पद हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रसोई घर क्या हो गया, समस्त पद हो गया, ये समस्त पद हो गया, माने दोनों दोनों पदों के मेल से बना शब्द। ये दो पद मिला ना, दो पद, रसोई प्लस घर, तो रसोई घर बना, दोनों के पद से मिलने के बाद बना रसोई घर। तो इसमें आता है रसोई के लिए घर, ये समस्त पद को विस्तार से लिखना, विस्तार के साथ लिखना, देखिए समस्त पद को विस्तार के साथ लिखना, मैंने लिखा यहां पर रसोई एक हो गया पहला पद, घर क्या हो गया दूसरा पद, अब इस दोनों से मिलकर बना रसोई घर, यह समस्त पद हो गया, और रसोई के लिए घर हो गया, समस्त पद को विस्तार के साथ लिखना होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, कुछ नोट्स में मैंने लिखा है कि समास को कहते क्या है, संक्षिप्त कहते हैं, उसको या छोटा करना, संक्षिप्त कहता है छोटा करना, जैसे संक्षेपण होता है, उसी तरह से यहां पर समास का अर्थ होता है संक्षिप्त यानी छोटा करना, किसी भी शब्द को जो बड़ा से बड़ा शब्द हो उसको छोटा करना ही समास कहलाता है। अब हम देखेंगे कि उस चीज को तोड़ना, उसको अलग करना। अब जैसे मैंने लिखा एक शब्द, यह पानी से चलने वाली चक्की है, यह पानी से चलने वाली चक्की, इसको क्या कहेंगे, यह पंचक्की है। इसका क्या गया, जो शब्द है वो बड़ा है, उसको मैंने एक छोटा में उसको काट कर एकदम छोटा कर दिया, पंचक्की हो गया। तो देखिए सबसे बड़ा क्या है, समास का ये है। और जितना भी मैं एक एक करके समास के 6 विध होते हैं, और 6 का ट्रिक मैंने निकाला है, और ट्रिक के साथ साथ उसके मैं एग्जांपल देते चलूंगा, समझाते चलूंगा कि कौन सा समास अभिभाव होता है, तत्पुरुष होता है, कर्मधारय होता है, बहुब्रीहि होता है, द्वंद्व, द्विगु, सब जितने भी समास होते हैं सबको मैं अच्छे से ट्रिक के साथ आपको समझाऊंगा। और आज की क्लास एकदम आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जितना से जितना कीजिए, और एकदम धमाकेदार क्लास चल रही है, तो आप लोग देखते चलिए और समझते चलिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। उसके बाद एक नजर आप लोग बोर्ड पर देख लीजिए पहले। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग समास के भेद समझेंगे, समास के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं। पहला हम लोग देखेंगे, पहले मैं एक डायग्राम बना दिया हूं कि जिसके चलते आप लोगों को आसान हो जाए, क्योंकि देखिए मैं जब रिकॉर्डिंग करता हूं तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें टाइम कम लगे, क्योंकि उसमें क्या होता है मुझे समझाना भी होता है, इसलिए मैं पहले इसको नोट करता हूँ कि आप लोगों को जल्दी जल्दी समझ में आ जाए, कि आप लोगों को उतना टाइम न जरूर हो।
चलिए देखते हैं हम लोग समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसको एक नजर देखेंगे हम लोग। एक डायग्राम मैंने बना दिया, उस डायग्राम के द्वारा हम लोग देखेंगे। पहला होता है अव्ययभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है क्रमधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास। इसको द्वंद्व समास पढ़ा जाता है, लिखा जाता है दो, इसको पढ़ा जाता है द्वंद्व समास। ठीक है ना, इस पर अनुस्वार है, ध्यान चंद्र बिंदु मैंने समझाया था ना आपको, अनुस्वार है द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है ना, इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप लोग देखिएगा, उच्चारण देखिएगा, द्वंद्व होता है, इसको लिखा जाता है ऐसे दो द्रव दो, इसको पढ़ा जाता है द्वंद्व समास। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, पहला होता है अव्ययभाव समास। होता क्या है, इसका क्या ट्रिक होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि अव्ययभाव समास क्या होता है और उसको कैसे हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए एक नजर आप लोग। पहले देखिए अव्ययभाव समास, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, किसी भी शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है उसको अव्ययभाव समास कहते हैं। तो कौन सा होता है, जैसे एक ट्रिक नंबर पहला मैंने लिखा है कि अगर ध्यान रखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे से, अगर शब्द में उपसर्ग लगा हो तो उपसर्ग प्रत्यय इसके बाद में जस्ट क्लास लाऊंगा, इसके पीछे जस्ट इसके बाद में लाऊंगा उपसर्ग और प्रत्यय की क्लास। तो जो डाउट होगा वो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, और उपसर्ग प्रत्यय जब पढ़ाऊंगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें देखते हैं हम लोग कि उपसर्ग होता क्या, किसी भी शब्द के आगे लग जाता है वो शब्द और परिवर्तित हो जाता है उसको उपसर्ग कहा जाता है। और प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में लगकर वो शब्द का बदल जाना उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो आइए उपसर्ग देखते हैं हम लोग कि कैसे हम पहचानेंगे कि उपसर्ग कैसे है। और सर इसमें लिखे हैं उपसर्ग, तो उपसर्ग कहां लगेगा। तो देखिए मैं एग्जांपल लिखा हूं यहां पर, आजन्म, आजन्म, तो आ जो होता है ये पहला जो है ये हो गया उपसर्ग, आपका उपसर्ग हो गया। ठीक है, आ हो गया उपसर्ग, माने जन्म से पहले आ लग गया तो आजन्म हो गया, तो ये उपसर्ग हो गया। प्रतिवर्ष, तो प्रति क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। वर्ष में प्रति लग गया, प्रतिवर्ष हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखेंगे प्रतिदिन, दिन में, ये दिन में प्रति लग गया तो क्या बना, तो ये उपसर्ग हो गया। ठीक है, तो ये बना प्रतिदिन। जैसे आमरण, तो आ लग गया पहले, मरण में लग गया आ, तो आमरण हो गया, ये भी लग गया, यहां पर भी उपसर्ग हो गया। ठीक है, तो ये क्या मैंने लिखा डिफिनेशन की ट्रिक में, अगर शब्द में उपसर्ग लगा हो, शब्द में उपसर्ग लगा हो तो उसको हम पहचानेंगे कि ये अव्ययभाव समास है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक नंबर 2 देखेंगे हम लोग। ट्रिक नंबर 2 देखेंगे कि क्या है, अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही हो तो, माने पुनरावृत्ति बार बार आ रहा है तो उसको भी हम अव्ययभाव समास कहते हैं। ठीक है, वो भी अव्ययभाव समास होता है। जैसे घराघर, तो अब उसके बाद आता है घर घर, दो बार पुनरावृत्ति हो रहा है, घर घर, रातों रात, धीरे धीरे, भागम भाग। तो ये सब जितने भी होते हैं पुनरावृत्ति हो रहा है, घर घर, रातों रात, धीरे धीरे, घरा घर और भागम भाग, ये पुनरावृत्ति, शब्द का पुनरावृत्ति होना ही अव्ययभाव समास कहलाता है, जिसमें उपसर्ग पहले आकर लग जाए शब्दों में जैसे दिन में प्रति लगकर प्रतिदिन हो जाता है, उससे भी हम पहचानेंगे कि ये भी आपका अव्ययभाव समास है। ठीक है, उसके बाद आमरण में आ लग गया, मरण में आ लग गया तो आमरण हो गया, ये भी आपका, या आ क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। इससे पता चलेगा कि आपका ये अव्ययभाव समास है। ठीक है, तो एक नजर आप लोग बोर्ड पर देख लीजिए। चलिए फिर तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आप लोग कि इससे पहले मैंने अव्ययभाव करवाया है, अव्ययभाव हो गया है। चलिए तो उसको टिक मार देते हैं। अब मैं करवा रहा हूं द्विगु और द्वंद्व समास। ठीक है, हम जो इंपॉर्टेंट है पहले उसको करा रहा हूं, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग नीचे की ओर आएंगे। ठीक है, तब तत्पुरुष, क्रमधारय, बहुब्रीहि, तब लास्ट में कहेंगे तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इससे आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग देखिएगा एक नजर बोर्ड पे, और एक एक चीज को हम एक एक चीज में ट्रिक निकाले हैं और आप एकदम समझिएगा गौर से। ये बहुत, अब बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है, उसका नेक्स्ट सीटेट जब आएगा, जितने भी यूपी में आने वाला है वैकेंसी, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हिंदी बेसिस से जो एग्जाम जो पूछे जाते हैं लिटरेचर में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट काम आएंगे। ठीक है ना, ग्रामर ब्रशेस में आएंगे, लिटरेचर में तो आपके आ जाएंगे, वहीं से आपको पैसेज दे देंगे, उसमें से निकालना हो रहता है। ठीक है ना, गद्य 4 पद दे रहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग नजर देखते हैं इसमें कि द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक का मतलब क्या हो, क्या कि जैसे अब हम यहां पर लिखेंगे संख्यावाचक, यहां पर मैं लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं कि संख्यावाचक जैसे 0,
1 2 3 4 डैश 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 9, ठीक है। और उसके बाद 9 के बाद 10 10 20 30 40 50, ये सब हो जाता है आपका संख्यावाचक, ठीक है। तो ये इसको हम लोग समझेंगे द्विगु समास। अगर ऐसे सब लिखा रहे, ऐसे इससे आपके नंबर से शब्द लिखे रहे तो उसको हम द्विगु समास समझेंगे। जैसे नवग्रह, नौ लिखा हुआ है, यहाँ पर नौ लिखा हुआ है, ठीक है। दो लिखा हुआ है, संख्या आ गया। त्रि लिखा हुआ है, पंच लिखा हुआ है, और चौगुनी लिखा हुआ है, और त्रि लिखा हुआ है। तो ये सब हो गया आपका द्विगु समास हो गया, ठीक है। जो संख्या से स्टार्टिंग होगा, ये ट्रिक होता है, जो संख्या से स्टार्टिंग होता है, जैसे नव, दो, त्रि, ये त्रि का मतलब थ्री, ठीक है ना। पंच 5, चौ 4 गुना, ठीक है ना। तो ये थ्री, तो ये सब जितने भी होते हैं, अगर संख्या से पता चल जाएगा कि आपको ये सब आपको द्विगु समास होता है, ठीक है। मैं लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं होगा, क्योंकि 11 क्या हो जाएगा, 11 और उसके बाद फिर 11 15, ये सब 12, ये सब आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। तो ये सब बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं इस समय भी। एग्जाम में क्या आते हैं, घुमा घुमा के क्वेश्चन डालते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा इसमें। तो ये होगा नव, दोपहर हो गया, ठीक है। त्रिवेणी हो गया, पंचतंत्र, चौगुनी और तिरंगा हो गया। अब हम लोग आते हैं द्वंद्व समास, ठीक है ना। द्वंद्व समास क्या होता है, इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, दोनों पद ही प्रधान होते हैं। जैसे इस समास का विग्रह करने पर बीच में, और ध्यान रखिएगा, जब हम विग्रह का मतलब, मैंने सबसे पहले इसमें लिखवाया था समास का डिफिनीशन, तो उसमें बताया था कि जो विग्रह करेंगे तो उसमें जैसे राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण देखिए राधा और कृष्ण, तो जैसे राधा में डैश हाइपन है, तो इसका मतलब है राधा और कृष्ण। राधा जो है कृष्ण की अंधाग्नि होती है, ठीक है ना। तो राधा और कृष्ण हो गया। नर और नारी, नर और नारी, उसके बाद गुण और दोष, गुण, तब उसके बाद दोष। माता और पिता, यहां पर इसका मतलब होता है और इसका मतलब होता है और। पशु और पक्षी, गुण और दोष, ठीक है। यहां पर लिखेंगे नर और नारी, यहां पर लिखेंगे राधा और कृष्ण, ठीक है। तो ये जितने भी है, इसका मतलब ही होता है और इस और जो लिखा रहा है जिसके बीच में ये छुपा रहता है, और ध्यान रखिएगा आप लोग, जहां छुपा रहा है और, तो बुझ लीजिएगा ये द्वंद्व समास है। द्विगु समास में संख्या का जब बोध होगा, त्रिवेणी, पंचगुनी, चौगुनी, तिरंगा, ये सब हो गया आपका द्विगु समास, ठीक है। तो एक नजर आप लोग इस बोर्ड पे देख लीजिए आप।